डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्यांश है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूं और अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं, क्योंकि मेरे पास बस यही रास्ता बचा है, ईमानदारी का। क्योंकि मेरा बचपन ऐसा गुजरा, मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। मैं बस्ती में पला बड़ा और मेरे दोस्त ऐसे थे जो चोरी चकारी किया करते थे। मैं बस 8वीं तक पढ़ पाया और मुझे लगा करता था मेहनत करके रुपए कमाने से ज़्यादा अच्छा है चोरी चकारी करके रुपए कमाना। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था अगर चोरी चकारी करते वक्त आप पकड़े जाएं, सज़ा होती है। और 6 महीने जेल में बिताने के बाद मैंने ठान लिया मैं चोरी चकारी नहीं करूँगा और उन दोस्तों से दूरी बना लूँगा। मैं जब 18 साल का हुआ तभी से मैंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था और मैं इसमें माहिर हूँ। भले ही कमाई थोड़ी कम होती है, लेकिन इज्जत तो मिलती है और बिना डरे आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं रात के वक्त ऑटो चलाना पसंद करता हूं, क्योंकि दिन के वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और ट्रैफिक जैम में कभी कभी आपको कई घंटों बैठना पड़ जाता है। तब खर्च आपका होता है और दिन खाली निकल जाता है। लेकिन रात के वक्त सड़कें खाली होती हैं, लेकिन लोगों को तब भी ज़रूरत होती है ऐसे ऑटो रिक्शा वालों की जो उन्हें कहीं और छोड़कर आ जाएं। रात के वक्त में घूमता रहता हूं और कोई भी अगर मुझे हाथ दे रुकने को कहे तो मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता हूं। बदले में मुझे कभी कभी ज़्यादा टिप मिलती है। और इस बार भी मैं उस कॉलोनी की तरफ एक राउंड लगाकर आना चाहता था। वहां पर कई घर थे और उधर ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं। वहां पर राउंड लगाते वक्त एक लड़की थी जिसकी उम्र होगी 20-22 साल। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया, मैंने ऑटो रोका, वो ऑटो में बैठ गई। उसके पास काफ़ी सामान था। 2-3 झोले थे जिसमें बहुत सारे बर्तन थे और कुछ कांच की बोतलें भी लग रही जो आपस में टकरा रही थी। मैंने कहा, जी आपको कहाँ जाना है? उसने मुझे जो एड्रेस बताया वहाँ पर कोई नहीं रहता, खाली पड़ा वो इलाका है, यहाँ से काफ़ी दूर, लेकिन इससे कमाई भी तो ज़्यादा होगी। मैं तैयार हो गया। जब मैं उसे ऑटो में बिठाकर उस जगह लेकर गया, मैं पहली बार इतनी करीब यहाँ तक आया था। मैंने उस कब्रिस्तान को देखा। इसे यहाँ का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहा जाता है और इसे भूतिया भी माना जाता है। कई लोग यहाँ पर भूत प्रेतों को देख चुके हैं। किसी के साथ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन दिखे बहुत लोगों को है। फिर उसने कहा, मेरा सामान ऑटो में ही पड़ा है। मैं बस 10 मिनट में गई और वापस आई। वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी और बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रही थी। 2 झोले थे उसके पीछे। मेरा मन डोलने लगा। 10 मिनट है मेरे पास, अगर वो 10 मिनट में नहीं आई, क्या मैं ऑटो आगे की तरफ बढ़ाऊं? नहीं, मैं चोरी चकारी नहीं करना चाहता। लेकिन ये चोरी चकारी थोड़ी ना है। मैं कहूँगा आधे घंटे तक मैंने इंतज़ार किया, कोई नहीं आया तो मैं निकल गया। हो सकता है कोई काम की चीज़ मिल जाए। मुझे लगता है खाने पीने की चीज़ें हैं और वो अमीर लग रही थी, उसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, तो ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। 10 मिनट मैंने इंतज़ार किया, वो लड़की नहीं आई तो मैं ऑटो लेकर वहाँ से निकला। मैं डर भी रहा था। मैं जानता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मन में इस बार लालच आ गई थी और ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ मैं कई बार कर चुका था। भले ही मैं चोरी चकारी ज़रूर छोड़ चुका था, लेकिन ऐसी छोटी मोटी हेरा फेरी कभी ना कभी हो जाया करती थी
जिसमें डर नहीं रहता था कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ। काफी दूर खाली इलाके में पहुंचने के बाद मुझे लगा यहाँ पर सुरक्षित है, खाली जगह है, कोई आने जाने वाला नहीं है। तो झोले में देखता हूँ क्या सामान है। काम की चीज हुई तो रख लूंगा, रुपए हुए तो रख लूंगा, बाकी सब कुछ फेंक दूंगा। ये कहकर मैंने उन झोलों को खोलना शुरू किया और उसमें कुछ ऐसा था जो बेहुदा था, गंदा था, किसी काम का नहीं था। उसमें कांच के कई मर्तबान थे। उन मर्तबानों में गंदा पानी भरा हुआ था जिसमें से बदबू आ रही थी। बोतलों में भी ऐसा ही सामान था। किसी में कुछ धातु थी, धातु की गोलियां, और मुझे एक जानवर की आंख भी नजर आई। और फिर मैंने उस बोतल को बंद किया। 2 झोलों में यही सामान और मैं सर पटकने लगा। हे भगवान, इसके लिए मैंने हेरा फेरी की है। अरे आज तो गलती हो गई, हाथ कुछ नहीं लगा, बदले में मैंने ये हेरा फेरी भी कर दी। अब ऐसा करता हूँ, इस झोले को कहीं फेंक दूंगा ताकि किसी को पता ना लगे। वो ब्रिज की तरफ जाता हूँ, गंदे नाले वाला ब्रिज। उसके पास इन बोतलों को नीचे फेंकूंगा। नीचे कांच की बोतलें टूट जाएंगी और आसपास पानी है, पानी में बह भी जाएंगी, किसी को पता नहीं लगेगा। झोले को आगे गंदगी में फेंक आऊंगा। फिर मैं ऑटो लेकर आगे निकला। उस नाले के पास मैंने दोनों झोले खाली कर दिए। बोतलें मैं नीचे गिरा रहा था, मर्तबान में नीचे गिरा रहा था, एक पत्थर के ऊपर। बोतलें भी टूट गईं, वो मर्तबान भी टूट गए। झोले भी आगे जाकर मैंने पानी में फेंक दिए और हाथ को झाड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने आधा घंटा इंतजार किया, कोई नहीं आया, झोले मैंने बाहर रख दिए। अगर किसी ने पूछा मैं ये कहूँगा, वैसे किसी को पता लगने वाला नहीं। ये सोचकर मैं ऑटो लेकर निकला था। फिर मैं सीधा घर आ गया। थका हुआ था, अब और ज़्यादा राउंड लगाना नहीं चाहता था। लेकिन वक्त रात के 3 बजे का होगा। मुझे मेरे ऑटो रिक्शा के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने घर के बाहर ही ऑटो लगाया था। आस पड़ोस वाले लोग गालियां निकाल रहे थे कि कौन रात के वक्त हॉर्न मार रहा है। जब मैं बाहर पहुंचा, मैंने ऑटो रिक्शा को देखा। वो लड़की ऑटो में बैठी हुई हॉर्न मार रही थी। मेरे तो तोते उड़ गए। यार, ये यहां तक आ गई, अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा मैंने इंतजार किया था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके पास गया और कहने लगा, चाबी कहां से ली आपने? और मेरे ऑटो के हॉर्न को क्यों बजाए जा रही हो? कौन हो तुम? उसने चेहरे पर मास्क डाला हुआ था। ये भी मैंने घबराते घबराते पूछा था, कौन हो तुम? और उसने बिल्कुल नहीं डरते हुए जवाब दिया था, पहचाना नहीं? जिसका सामान चोरी किया है उसे इतनी जल्दी भूल गए? मुझे मेरा सामान चाहिए। तुम वहां छोड़कर भाग निकले, मुझे मेरा सामान चाहिए। फिर आस पड़ोस वाले लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, क्योंकि वो लड़की थी। उसकी बात सब सुनते और मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। घर है तो ऐसा करता हूँ, उस लड़की को किसी न किसी तरह बहला फुसलाकर यहाँ से निकालता हूँ। मैं नहीं चाहता लोग मुझे चोर समझे, हेरा फेरी करने वाला समझे। मैंने उस लड़की को कहा, देखिए मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया था, फिर मैं वहाँ से निकल गया था और जो आपके झोले थे ना, मैंने वहीं रख दिए थे। उसने कहा, झूठ मत बोलो, मैं पीछे से जब निकली तुम आगे ऑटो लेकर जा रहे थे। मैंने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन तुम्हारे ऑटो की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मैंने ऑटो के अंदर वो झोले देखे। मुझे मेरा सामान दे दो, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। मैं खुद भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती, तुम्हें भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। जिसके बाद मैंने लड़ने की कोशिश की, झगड़ने की कोशिश की, माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रही थी। उसने कहा, मुझे मेरे झोले दे दो, मैं कुछ और नहीं चाहती। तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं है, मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें रुपए देने को भी तैयार हूँ। जिसके बाद मैंने कहा, जी आप मेरे साथ थोड़ा आगे की तरफ चल सकती हैं। मैं उसे थोड़ा अपने घर से दूर लेकर गया और फिर मैंने पकड़ लिए उसके पैर। ये माफ़ कर दीजिए, ज़िंदगी में पहली बार चोरी की है मैंने, इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। मेरी माँ बीमार है, मुझे रुपए की ज़रूरत थी,
मुझे लगा उस झोले में कोई काम की चीज होगी, बेचूंगा, कोई 50-100 रुपए मिल जाएंगे। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मुझे मेरा सामान दे दो। मैंने कहा, जी मैं सामान नहीं दे सकता, झोले के अंदर से कोई भी काम की चीज नहीं निकली थी। फिर मैंने उसे नाले में फेंक दिया। वो कहने लगी, चलो ऑटो में बैठो, कहां पर फेंका है मुझे बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। मैं सोच रहा था कैसी पागल औरत है, उस मर्तबान में उन बोतलों में कुछ खास नहीं था जिसके लिए ऐसे पागल बनी फिर रही है। मैं ऑटो में बिठाकर उसे नाले के पास लेकर गया। जिस पत्थर पर मैंने मर्तबान फेंके थे मैंने उसे बताया, वो वाला पत्थर था, वहां मैंने मर्तबान को फेंका। उसने कहा, तुमने कहा था नाले में फेंका, नाले में पानी होता है, मर्तबान नहीं टूटते, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने जानबूझकर मर्तबानों को और बोतलों को तोड़ा है। मैंने कहा, जी अब उसे तोड़ दिया मैंने, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसने कहा, तुमने जो किया है मैं माफ नहीं कर सकती, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, अब तो तुम्हें मौत के घाट उतारना होगा, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं माफी मांग रहा था लेकिन थी तो वो औरत। मैं कहने लगा उसे, देखिए अब गुस्से में आप ज्यादा बोल रही हैं, मैं आपके नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूं। उसने कहा, नहीं कर सकते, उसमें क्या था तुम्हें पता तक नहीं, उसे दोबारा कैसे ढूंढना है तुम्हें पता तक नहीं, इसीलिए तुमने मेरा सामान नाले में फेंका, मैं तुम्हारी लाश नाले में फेंकूंगी। पहले तो सिर्फ झगड़ा हो रहा था, फिर हाथापाई होने लगी। वो लड़की जरूर थी लेकिन तगड़ी बहुत थी। उसने मेरे गले को पकड़ लिया, मैंने उसके हाथ को झटका लेकिन उसकी उंगलियां लंबी हो गई थी। उसने मेरे गले को ऐसे पकड़ा मैं छुड़ा नहीं पा रहा। फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, आकार बड़ा होने लगा, मांस उतारा उसने, फिर खोला मुंह, मुझे खाने के लिए मुंह खोला था उसने। पहले उसका मुंह थोड़ा खुला जैसे हमारा खुलता है, फिर उसका मुंह बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, उसका आकार बड़ा होता गया, जिसके बाद वो मेरे सर के ऊपर से मुंह खोलकर मुझे निगल जाना चाहती थी। मुझे ऊपर बस काला काला रंग नजर आ रहा, जैसे सर के ऊपर एक छतरी आ गई हो। उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि वो मुझे जिंदा निगलने वाली थी। और तब मुझे लगा ये कोई इंसान नहीं है, ये चुड़ैल, भूत, डायन कुछ है। मैं उससे माफी मांग रहा था, माफ कर दो, माफ कर दो, लेकिन वो मुझे जब खाने ही वाली थी तब मैंने उसे कुछ कहा जिसके बदले उसने मुझे छोड़ा। मैंने कहा, जी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं वो सामान खुद लाऊंगा, अपने रिस्क पर मैं ढूंढ दूंगा, मुझे मत मारिए। ये बात सुनने के बाद उसने अपना मुंह बंद किया, फिर साधारण आकार में सामने खड़ी हो गई और फिर कहने लगी, क्या तुम ये काम मेरे लिए करोगे? क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरा सामान तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया है, ये काम बहुत मुश्किल है, क्या तुम करोगे? मैं डरा हुआ था, मुझे मेरी मौत नजर आई थी, तो मैंने कहा, हाँ हाँ, जितना भी खतरनाक हो तुम्हारे लिए वो काम मैं कर दूंगा, नुकसान मैंने किया है ना, तो भरपाई मैं करूंगा, मैं तुम्हें वो सामान ला कर दूंगा, बस मुझे ये बता देना कहाँ से मिलता है। उसने कहा, ठीक है, कल रात यहीं पर आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा सामान कहाँ से मिलेगा, बस मेरा सामान इकट्ठा कर दो, हम दुश्मन नहीं हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, फिर भूल जाना मुझे। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल। फिर ऑटो लेकर मैं वहां से निकला और वो गंदे नाले की तरफ नीचे देखे जा रही। मैं जितना दूर उससे निकलता गया उतना मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैंने कहा, बाबा के पास जाना होगा, ये छोड़ेगी नहीं, इसे मेरा घर पता है, पता नहीं क्या चीज थी ये। और सुबह 6 बजे सबसे पहले उस दरगाह पर मैं पहुंचा था। दरगाह में एक बाबा बैठा करते थे और मैंने उन बाबा को यह बताया कि मेरे ऑटो में कोई बैठा था, मुझे नहीं पता उसका सामान कहां पर रह गया,
लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी है और ये कह रही है मुझे मेरा सामान ढूंढ कर दो या कहीं और से चुरा कर दो, जो उचक्की है। बाबा ने कहा तो मेरे पास क्यों आए हो, पुलिस के पास जाओ। फिर मैंने कहा बाबा जी बस गड़बड़ ये है, वो साधारण लड़की नहीं है, उसने मुझे खाने की कोशिश की थी, बड़ा मुंह हो गया था, निकलने वाली थी। बाबा कहने लगे या तो पूरी बात बताओ, अगर अधूरी बतानी है तो मत ही बताओ, पूरा बताओ क्या क्या हुआ। मैंने पूरी बात नहीं बताई, ये कहा कि वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे नहीं पता सामान कहाँ गिरा था। बाबा ने कहा सच बताओ। मैं ये तो जान गया हूं वो तुम्हें निगलना चाहती थी, जैसा उसका आकार था। जो तुमने बताया है वो एक डायन थी, लेकिन डायन तुम्हें मारना क्यों चाहती है? तुमसे क्या दुश्मनी? सामान कहीं और गिरा तो तुम पर हावी क्यों हो रही है? सच बताओ तुमने क्या किया, तभी मैं मदद कर सकता हूं। मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा बाबा जी चोरी हो गई, जिंदगी में पहली बार चोरी की है मैंने। मैं झोली ले गया, उसमें मर्तबान थे, उसमें बोतलें थीं, तोड़ दिया मैंने सब कुछ, नाले में बहा दिया। वो चाहती है मैं उसे ढूंढ कर दूं। तब बाबा ने कहा गलती तो तुमने की है, वो एक डायन है, शायद तुम्हें नुकसान ना पहुंचाती, शायद किसी को नुकसान ना पहुंचाती। डायनें जादूगरनी होती हैं, तुमने उसका सामान तोड़ा, क्या पता किस काम के लिए उसने वो सामान इकट्ठा किया था, कितने साल लगाए थे उस सामान को इकट्ठा करने में। तुमने तो तोड़ दिया और उसके लिए सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी पता लग गया। अब तुमसे वो बदला चाहती है, वो चाहती है उसे तुम वो सामान ला कर दो। तुम मेरे पास आए हो ताकि मैं तुम्हें बचाऊं। चाहते क्या हो तुम? उससे बचना चाहते हो? मैंने कहा जी कुछ ऐसा कीजिए कि वो मुझसे दूर हो जाए। मैंने गलती की है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी बुरी डायन का काम करूं। बाबा ने हंसते हंसते कहा था ये लो धागा, बाजू पर बांध लो। अब तुम्हारे करीब वो नहीं आ सकती जब तक ये धागा तुम्हारी बाजू पर बंधा है। लेकिन याद रखना, धागा टूटा या धागा उतरा, रात का वक्त हुआ और वो तुम्हारे सामने आ गई, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने एक रात का समय दिया था, उसका काम या तो आज के रात करना शुरू कर दो। उससे छिपना चाहते हो, फिर ये गलती दोबारा होने मत देना, धागा उतरने की। बाबा मुस्कुरा रहे थे, मुझे उनकी मुस्कुराहट में खतरा महसूस हुआ। उसके बाद पूरा दिन मैं सोचता रहा क्या करूं। अगर मैं रात के वक्त वहां पर नहीं गया और वो डायन मेरे करीब आई, शायद ये धागा मुझे बचा सके, लेकिन हो सकता है ये धागा काम ना करे, वो मुझे मौत के घाट उतार देगी। ये एक धोखे की तरह होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, जहां पर उसने बुलाया है मैं वहां जाता हूं, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मारना चाहती तो कल मार सकती थी, लेकिन धागा मुझे बचाए रखेगा। ऐसा करता हूं, जहां मुझे खतरा महसूस हुआ उसके बाद धागे को बचाते हुए बाबा के पास पहुंच जाऊंगा। ये काम ठीक लगता है। पूरा दिन भर अपने से ही लड़ने के बाद ये डिसीजन लिया था मैंने, और रात के वक्त मैं उसी नाले के पास पहुंचा था। वहीं पर खड़ी थी वो नीचे देखती हुई, जैसे कल से यहीं पर हो। ऑटो लेकर मैं पहुंचा और मुझे देखकर वो खुश थी। हाथ में उसके एक फाइल थी। वो फाइल उसने मेरे हाथ में थमाई और फिर कहने लगी, ये काम है जो तुम्हें करने होंगे। अब एक एक पन्ने पर मैंने सही तरीके से लिखा है ताकि तुम्हें आसानी हो। धोखा मत देना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। और इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ चलूं ताकि तुम्हारी मदद कर पाऊं। मुझे लगा अपने साथ एक डायन को रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्या पता मुझे कब मौत के घाट उतार दे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद समझ लूंगा, तुमने सरल भाषा में ही लिखा होगा, मैं काम कर लूंगा। मैं उसकी फाइल लेकर ऑटो चलाता हुआ वहां से निकला। वो उस नाले के अंदर चली गई, नीचे से चलती हुई। मैं वहां से दूर निकला, सुरक्षित जगह पर जहां मुझे कुछ भीड़ नजर आई। फाइल खोली मैंने और पहले पन्ने पर पढ़ा, पहला काम,
क्या चीज़ लेकर आनी है। और जब पहला काम करने के बारे में मैं पढ़ रहा था, मुझे वो काम बहुत अजीब लगा। एक मुंशीर नाम का आदमी है। मुंशीर को अपने शरीर से मांस का टुकड़ा निकालना होगा, उसे मिट्टी में दबाना होगा, फिर मिट्टी में दबा हुआ वो मांस का टुकड़ा उसे खुद खोद कर निकालना होगा और फिर मुझे देना होगा। मुझे उस मांस के टुकड़े को, उस मिट्टी को एक कांच के बर्तन में डालना है। इससे वो डायन का कोई खास काम होगा। मैंने कहा, मुंशीर मानेगा या नहीं? मांस का टुकड़ा, काम बहुत मुश्किल है, उससे पकड़ कर करना होगा, लेकिन मैं बड़े पचड़े में फंस जाऊंगा। अगर उसने पुलिस को बता दिया तो मुझे ऐसा करना होगा, उसे बेहोश करना होगा। ए भगवान, चोरी चकारी के चक्कर में अब बेहोश करने लगा हूँ, अगवा करने लगा हूँ। कैसा कैसा काम करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं खुद उसे मना कर देखता हूँ। कुछ रुपए देने पड़े तो कोई बात नहीं, अब मैं इस पचड़े से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैंने रात के वक्त ही मुंशीर के घर जाकर पता किया कि मुंशीर कहाँ पर है। मुंशीर की माँ ने मुझे बताया वो जिंदा नहीं है, वो तो मर चुका है। 1 महीने पहले उसकी लाश को दफनाया जा चुका है कब्रिस्तान में। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैंने कहा, ये तो बड़ी गलती है। किसी मरे हुए को कैसे कह सकते हैं कि अपना मांस मिट्टी में डालो, फिर उखाड़ो, फिर मुझे दो? यानी ये काम ही गलत है। मुझे उस डायन को कहना होगा ये किया ही नहीं जा सकता। फिर अगली रात मैं उस जगह पहुंचा। मुझे देखते ही वो डायन खुश हो गई और कहने लगी, सारे काम कर दिए तुमने? मैंने कहा, नहीं नहीं, सारे काम नहीं, तुम्हारे काम ही गलत हैं। देखो पहले पन्ने पर मुंशीर नाम का ये आदमी, अब मुंशीर अपना मांस उखाड़ेगा, मिट्टी में डालेगा, फिर ऊपर मिट्टी डालेगा, वो मिट्टी खुद निकाले और कांच के बर्तन में डाले। ये काम है, कैसे हो सकता है? मुंशीर जिंदा नहीं है, वो तो मर चुका है, यानी ये काम नहीं हो सकता। उसने कहा, मैंने कहा था मैं साथ चलती हूं, तुम्हें सही से समझा पाऊंगी। मुंशीर जिंदा नहीं है और उसे कहां दफनाया गया है मैं जानती हूं। तुम्हें उसकी कब्र को खोदना होगा, उसे बाहर निकालना होगा, वो तुमसे बात करेगा, उसे मनाना होगा, फिर वो मांस का टुकड़ा नीचे डालेगा मिट्टी में, फिर तुम्हारा काम होगा। ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, मेरी एक हद है, मैं उस हद को पार नहीं कर सकती। तभी वो काम मैंने किसी इंसान से करवाए थे। तुम्हें क्या पता कितने मुश्किल से वो काम करवाए थे। अब तुम्हें ये करना तो होगा, जो तुमने नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी होगी। बताओ करोगे या नहीं? मैंने कहा, मुंह मत खोलना, चलो ऑटो में बैठो, बताओ मुझे कहाँ है उसकी कब्र, अब करना तो होगा। वो ऑटो में पीछे बैठी थी, बड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन वो मासूम थी नहीं। मैंने रास्ते में उससे पूछा, तुम एक मासूम सी लड़की लगती हो, जैसे किसी कॉलेज में पढ़ने वाली, लेकिन ये जो तुम करती हो और जो तुम बन जाती हो, ये क्या है? उसने कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, हमारे बारे में तुम्हें क्या पता। मुझे ऐसा बनना पड़ता है ताकि कोई मुझे ना पहचाने। काम होने के बाद मैं किसी और रूप में आ जाऊंगी और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। अगर मैं कभी तुम्हारे सामने आई भी, ढूंढ नहीं पाओगे और ढूंढने की कोशिश करना भी मत। चलो कब्रिस्तान में चलो। जिस कब्रिस्तान में मैंने उसे छोड़ा था, जहां से सामान लेकर मैं भागा था, मुझे वो उसी कब्रिस्तान में लेकर आई। फिर उसने मुझे बाहर से बताया किस जगह पर वो कब्र है। मुझे वो कब्र खोदनी होगी। रात का वक्त था 11:30 का। कब्रिस्तान में मैं कब्र खोद रहा था। डर इस चीज का था कोई मुझे देख ना ले। उससे ज्यादा डर था कोई भूत प्रेत मुझे मार ना डाले, और उससे भी ज्यादा डर था कि लाश को जिंदा करूंगा। मुर्दा कुछ भी कर सकता है। मैं कब्र खोदने लगा और मिट्टी को निकालते निकालते नीचे से एक लाश निकली। वो सड़ी हुई लाश थी।
बदबू आ रही थी, मुझसे सहा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं पागलों की तरह उस लाश को कहने लगा था, मुझे अपने मांस का टुकड़ा दे दो, मिट्टी में दबा कर दे दो। लेकिन वो तो लाश थी, लाश हिलती नहीं। उसके बाद मैं उस डायन के पास गया, उस ऑटो रिक्शा में। मैंने उससे पूछा, वो लाश है, हिल नहीं रही, मुझे क्या करना होगा, तुमने कागज में नहीं लिखा। उसने कहा, माफ करना, मैं पूरी बात कागज पर लिख कर नहीं बता सकती थी। एक सिक्का उसके माथे पर रखना होगा और जो मंत्र मैं तुम्हें बताती हूं वो बोलते जाना। 10 बार बोलने के बाद वो हिलेगा, उठेगा, आंखें गल गई हों उसके बावजूद वो तुम्हें देख सकेगा। उसे मनाना, उसे समझाना, ये काम उससे करवा ही लेना। मैं वापिस गया। उसके माथे पर सिक्का रखने के बाद 10 बार मैंने मंत्र बोले और उसमें हरकत होने लगी। लाश को जिंदा होते हुए देख रहा था मैं। वो लाश हिली और फिर उसने कहा, कौन हो तुम, कौन हो? मैंने कहा, देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें जिंदा किया है, तुम मर चुके हो, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। उसने कहा, मरने के बाद भी तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे, मुझे दोबारा क्यों जगाया है तुमने, इतना क्या जरूरी काम हो गया? मैंने कहा, मुझे जिंदा रहना है, बस अपना मांस का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन में दबाकर, मिट्टी डालकर, फिर उसे निकालकर इस मर्तबान में डाल दो। उसने कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? यही वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। यही वो काम था जो मुझे उससे करवाना था, लेकिन उसने तो मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? फिर मुझे लगा उसे बातों में फंसाना होगा। शायद वो डायन एक कब्रिस्तान के अंदर से ये सब नहीं करवा सकती, किसी से करवाया होगा उस रात इसने। फिर मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर आया था, तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है तुम्हारे मरने के बाद। मैं तुम्हारा कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जो अभी अधूरा हो। तुम मर चुके हो, तुम नहीं कर सकते, तुम ये छोटा सा काम कर दो, पक्का मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो खुश हो गया और कहने लगा, ये सौदा ठीक लगता है। अपने माँ बाप को आखिरी बार दिल की बात बता तक नहीं पाया। एक्सीडेंट में मेरी मौत हुई, काश मैं अपने दिल की बातें उनसे जाहिर कर पाता, लेकिन मुझे एक कागज़ चाहिए, एक कलम चाहिए। मैंने एक पेंसिल और एक कागज़ उसे दिया और उसने टूटी फूटी राइटिंग में लिखा एक संदेश जो मुझे उसके घर तक पहुंचाना था। मैंने उसे कहा, बस हाथ जोड़कर एक निवेदन है, मैं वादा करता हूं ये काम मैं करूंगा, लेकिन ये काम करने के लिए दूर जाना होगा और पीछे से यहां कोई आ गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरा काम कर दो, तुम आराम करो, सो जाओ। उसने अपना मांस का एक टुकड़ा बड़े आराम से निकाला। मुर्दे को दर्द नहीं होता। मिट्टी में रखा, मिट्टी डाली, वो पूरी मिट्टी मांस के समेत मर्तबान में डाली और मर्तबान में जाते ही वो मिट्टी पानी का हिस्सा बन गई, अपने आप जैसे पानी बन गई हो। मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, फिर उसे उसकी कब्र में लिटाया, ऊपर से डाल दी मिट्टी, सब कुछ पहले की तरह कर दिया। और कब्रिस्तान से बाहर आकर मैं ऑटो में बैठते हुए मर्तबान उस डायन की तरफ बढ़ाकर कहने लगा, ये लो, पहला काम कर दिया मैंने। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो कहने लगी, तुम उम्मीद पर खरे उतरे, मुझे लगा था तुम चालाकी दिखाओगे, मुझसे बचने की कोशिश करोगे और तब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मैंने सोचा था किसी बाबा के पास जाओगे या किसी तांत्रिक के पास जाओगे और कहोगे मैं ये काम नहीं करूँगा, डायन को दूर करो, तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती, मौत के घाट उतारती। लेकिन तुमने सब कुछ वैसा वैसा किया जैसा मैंने कहा था। अब मैं खुश हूँ, बाकी काम भी कर दो, गलती हुई है तो गलती को सुधार दो। अब दूसरा पन्ना पढ़ो, दूसरा काम भी कुछ ऐसा ही है। दूसरे पन्ने पर काम था, एक बूढ़ी औरत है, उसके सर का बाल लेकर आना है। मैंने कहा, ये काम है, ये तो काफ़ी आसान लगता है। वो पीछे बैठी मुस्कुराई और कहने लगी, जितना आसान तुम्हें लगता है
उतना आसान ये काम है नहीं। वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं है, वो भी एक डायन है। उसके सर का बाल लेकर आना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम ले आए मेरा काम बन जाएगा। और उस बाल को इस मर्तबान में डालना। इसमें पानी है, ये खास पानी है। इसमें जैसे ही वो बाल पड़ा, इसका रंग लाल हो जाएगा और वो बाल सांप की तरह लहराने लगेगा। मैंने कुछ ऐसा उस मर्तबान में भी देखा था जो इसके झोले में था, यानी वो एक डायन का बाल था। लेकिन ये इतनी खतरनाक डायन है, मैं किसी और डायन से कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था। मैंने कहा, तुम एक डायन हो, मेरी मदद करो। तुम उस डायन से बाल उधार ले लो ना, बस काम हो जाएगा। उसने कहा, नहीं, हम डायने एक दूसरे की मदद नहीं करती, ये नियमों के खिलाफ होता है। अगर ऐसा कोई करे तो उसे ताकत आधी मिलती है, तो वो तुम्हारी मदद जानबूझकर तो नहीं करेगी। तुम्हें तरीका ढूंढना होगा उसके सर का बाल लेने का, क्योंकि वो एक डायन है तो वो खुद का राज तुम्हें बताना नहीं चाहेगी, छिपकर रहना चाहेगी। बस बाल ले आना। मुझे एड्रेस पता था, बस्ती में जाना होगा। वो बूढ़ी औरत अकेली रहती है, दिन के वक्त उससे बात करनी होगी और बहाने बहाने से एक बाल खींचना होगा, काम बन जाएगा। और मैंने सोचा हुआ था दिन के वक्त बात करूंगा, ज्यादा गड़बड़ होने नहीं वाली। मैं बाल खींचूंगा और भाग निकलूंगा, चेहरा उसे देखने नहीं दूंगा, फिर मेरे पीछे वो पड़ नहीं सकती। और वैसे भी डायन है, दिन के वक्त अपना रूप थोड़े ना दिखा सकती है। लेकिन जब मैं उसके घर के आसपास 2 बार पूछने के लिए गया, लोग यही कह रहे थे कि वो औरत रात के वक्त ही मिलती है, दिन के वक्त घर से बाहर नहीं निकलती। मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा, वो बाहर नहीं आई और 2 बार उसने एक ही जवाब दिया, शाम के वक्त आना, अभी काम बहुत है। वो ना तो घर से बाहर निकलती है और ना किसी को पता वो कहाँ जाती है। लोगों को शक था कि वो काला जादू वगैरह करती है, लेकिन पक्का किसी को नहीं। और जैसे ही रात के 8 बजे मैं वहीं पर था और उसने दरवाज़ा खोला और फिर कहा, क्या है बेटा, सुबह से परेशान किए जा रहे हो, कौन सा काम है? तुम कह रहे थे तुम सरकारी विभाग से आए हो, अब बताओ क्या जानना चाहते हो? काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है जो तुम पूरा दिन इंतज़ार करते रहे। फिर मैंने एक बड़ी फाइल पकड़ी हुई थी, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मैं उसके घर के अंदर गया, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी थी। पीछे वाला एक कमरा जिसके दरवाजे पर उसने ताला लगाया था। कोई घर के अंदर ताला नहीं लगाता। मैं जानता था उसका सच, लेकिन मुझे भी मासूम बनना था। फिर मैंने कहा, जी मैं बस्ती में सर्वे कर चुका हूँ, कौन बुजुर्ग है उसे सरकारी विभाग से मदद मिलेगी, लेकिन पता होना चाहिए कि गरीब है। आपको 1500 रुपये महीने के लग सकते हैं। इस सर्वे के अनुसार मैं आपसे जो जो सवाल पूछूंगा आप जवाब देती जाएंगी ना। उसने कहा, बेटा तुम तो धन्य हो, अगर सच में महीने के 1500 मिलने लगे तो घर का राशन आ जाएगा। बताओ बताओ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसने अपना आधार कार्ड मुझे दिया, जो जो मैं मांग रहा वो देती गई। मुझे उसका बाल चाहिए था। फिर मैंने उसे कहा, देखिए जी, मैं चाहता हूँ आपका कद नापना। कद कितना है? मैं अभी ये टेप निकालता हूँ और नापूंगा। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऊपर निकला हुआ था। मैंने कहा, जी थोड़ा सीधे खड़े हो जाइए, आपका कद नापना है। नीचे से टेप खोली, जैसे ही सर के पास गया मैंने उसके सर के बालों को पकड़ा, लेकिन उसने झटके से बालों को छुड़ाया और कहने लगी, थोड़ा दूरी पर बेटा, थोड़ा दूर, इतने करीब से नहीं, मेरे सर में खुजली है, बालों को हाथ मत लगाओ। मैंने कहा, जी देखिए मुझे कद सही से नापना होगा, तो ये जो टेप है ये सर को ऐसे छूनी पड़ेगी। दोबारा मैंने कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया और कहा, बेटा छूना मत, मेरे बालों को मत छुओ। कहा ना, बालों में बीमारी है, मैं बालों को किसी को छूने नहीं देती। उसने गुस्से में कहा था, और अब तो उसकी आंखों का थोड़ा बदलता हुआ रंग भी मुझे नजर आने लगा।
उसे मुझ पर शक होने लगा था और मुझे लगा अगर मैंने गलती की तो मैं बुरा फंसूंगा। चुपचाप यहाँ से निकलता हूँ। वो मुझे मौत के घाट उतार सकती है, लेकिन बिना काम किए गया तो मैं बुरा फंसूंगा। उसके बाद मैंने उसे कहा, जी आप पानी दे सकती हैं, मुझे घबराहट हो रही है, बहुत समय से काम कर रहा हूँ, कहीं पर पानी नहीं पिया मैंने। वो पानी लेने के लिए गई। उसे शक तक नहीं हुआ और मैं आसपास देखने लगा। बड़े लंबे बाल हैं उसके, कंघी तो करती होगी, कहीं कोई बाल झड़ा तो होगा। और मैंने बालों का छोटा सा गुच्छा ढूंढ लिया। औरतें बालों को कंघी करती रहती हैं। बाल तो सबके झड़ते हैं, चाहे इंसान हो या डायने, और बाल घर के अंदर मिल ही जाते हैं। दरवाजे पर बालों का वो छोटा सा गुच्छा जैसे ही मैंने उठाया, मैं बाहर से कहने लगा, जी और काम याद आ गया, माफ कीजिए, मैं फिर आऊंगा। वो कह रही, बेटा पानी तो पी लो। लेकिन मैं उसे अंदाजा होने देना नहीं चाहता था कि मेरे पास उसके बाल हैं। मैं वहां से भागा और जैसे ही मैं ऑटो में बैठा, मैं कहने लगा, ये मैं बाल लेकर आया हूं। वो कहने लगी, बहुत अच्छे, मर्तबान में ये बाल डाल दो। वो कई बाल थे, कुछ सफ़ेद कुछ काले। डर इस चीज़ का था, अगर बाल किसी और का निकला तो क्या डायन का बाल ही होना चाहिए। मैंने वो बाल दिखाए और फिर हाथ जोड़कर कहा, जी वो डायन को पता लग जाता तो मैं सर के बाल खींच नहीं पाया। उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। उसने कहा, फिर ये बाल किसके हैं? मैंने कहा, उन्हीं के हैं। वो बालों को कंघी करती होंगी ना, दरवाजे पर बाल पड़े थे। ये बाल है, मुझे पक्का नहीं पता। उसने कहा, बहुत चालाक हो, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बाल सर के होने चाहिए जरूरी नहीं है, कटे हुए टूटे हुए बाल भी उसी इंसान के होने चाहिए। डालो पानी में, देखते हैं। अगर एक बाल सांप की तरह लहराने लगे, समझो काम हो गया। और मैंने उन बालों में से एक बाल निकालकर जब पानी में डाला, वो लहराने लगा। और फिर उस डायन ने कहा, काम हो गया, तुम्हारी चालाकी की दाद देनी होगी। यह काम सबसे ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा आसानी से किया। तुम काम के आदमी लगते हो। फिर मैंने कहा, बस मुझे जिंदा छोड़ दीजिएगा, मैं काम तो पूरा कर दूंगा, लेकिन बाद में बदला मत लीजिएगा। उसने कहा, मैं एक डायन हूं और डायनें बदला तब लेती हैं जब कोई उनसे बुरा करता है। तुमने बुरा किया था तो मैं बदला लेने के लिए आई, लेकिन वादे की पक्की हूं। डायन अपनी जबान जब देती है उस पर कायम रहती है। वादा तोड़ने वाली डायन जलकर राख बन जाती है। हम किसी को धोखे से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वादा किया है, छोड़ दूंगी तो छोड़ दूंगी। फिर आगे वाले पन्ने पर अगला काम था। किसी मंदिर में लगा हुआ पीपल का पेड़, उसकी पत्तियां उखाड़ कर लेकर आनी है। 10 पत्तियां चाहिए। मैंने फिर उस डायन को कहा, ये काम तो बड़ा आसान सा लगता है, इसमें क्या खेल है? उसने कहा, इसमें मेरे लिए खेल है, तुम्हारे लिए नहीं। मैं एक डायन हूं और कोई भी डायन किसी मंदिर में नहीं जा सकती, तो ये काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं किसी को कहूंगी, वो मेरे लिए ये काम क्यों करेगा? उसे तो शक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने ये पत्तियां इकट्ठी की थी। तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है, तुम तो कर सकते हो ना। मैंने ऑटो रिक्शा एक मंदिर के पास लगाई, अंदर गया, उस पीपल के पेड़ की पत्तियां उतारी रात के वक्त। फिर मैं लेकर आ गया और काम इतना ही था। फिर मैंने कहा, ये तो आसान काम है। उसने कहा, मैं जा नहीं सकती थी, तुम्हारे लिए तो आसान था, अब आगे वाले काम भी कर दो। मुझे जल्दी से वो सब चाहिए। मैं बहुत करीब थी, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा था तुम मासूम हो, मेरी चीज़ लेकर कोई कभी नहीं भागा, लेकिन तुमने गलती की। बाकी काम भी कर दो। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया तुमने, अब पश्चाताप भी कर दो। फिर मैं आगे वाला काम पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि काली बोतल, उसमें एक प्रेत को पकड़ना है।
जब प्रेत उस बोतल में आ जाए तो उसका ढक्कन बंद कर देना है। मैंने डायन की तरफ देखा और कहा, ये क्या, भूत को कैद करना कोई आसान काम नहीं है। उसने कहा, करना तो होगा, पहले भी बड़ी मुश्किल से किया था। मैं एक डायन हूं, मैं उसे खत्म कर सकती हूं, वहां से आज़ाद कर सकती हूं, लेकिन कैद करना है। कैदी बनाकर मेरा एक छोटा सा काम होगा। सारी चीज़ें जब मैं इकट्ठी करूंगी उससे मेरा एक काम बनेगा। तुम्हें कैद तो करना होगा। मैंने कहा, मैं कहाँ से लेकर आऊँ एक भूत को? उसने कहा, वो मैं बताऊंगी किस जगह पर भूत है और तुम्हें कैसे कैद करना है। उसने मुझे तरीका बताया। एक पुरानी इमारत, खंडहर, जिसकी चौथी मंजिल पर एक भूत है। वो वहां ईंटें मारता है लोगों के ऊपर अगर कोई उस जगह जाता है। ऊपर से भी फेंक देता है चीज़ों को। मुझे उस भूत को इस काली बोतल में कैद करना था। तरीका बिल्कुल अलग। मुझे उसे बोतल के अंदर आने को मजबूर करना था, फिर ऊपर से ढक्कन लगाना था। मैंने उससे पूछा, मजबूर कैसे करना है? उसने कहा, वो तुम देखो, कोई भी भूत खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई जिद्दी हो और उससे ना डरे तो वो उससे बात करता है। तुम उससे बात करो, उसे मजबूर करो, उसकी कमजोरी ढूंढो और फिर इस बोतल में उसे कैद करो। इसके बाद काम पूरा हो जाएगा। उस फाइल का ये आखिरी काम, इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मुझे लगा ये खतरा भी मोल ले ही लेता हूं। मैं उस इमारत में पहुंचा। ऑटो रिक्शा मैंने नीचे लगाया था, बोतल मेरी जेब में। सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा। सन्नाटा। वहां रेत थी, ईंटें थी, घास उगी हुई रेत के बीच। जब मैं अंदर गया, एक रॉड या कोई लोहे की चीज जमीन पर कोई घसीट रहा था। आवाज आ रही। मैंने ईंटों के चक्के के दूसरी तरफ देखा। वहां पर कोई नहीं था। आवाज तो यहीं से हो रही थी, लेकिन मौजूद कोई नहीं। ये वो भूत कर रहा था। भूतों के डराने का तरीका ऐसा ही होता है। पहले हल्की हल्की आवाज, जैसे जैसे डर बढ़ता चला जाता है वो हावी होते चले जाते हैं। उनकी ऊर्जा हमारा डर होता है। मैं डरने लगा था, पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा, और अब ऐसी चीज़ का सामना जिसे मैं देख नहीं सकता। मैं थर थर कांपने लगा था। जिसके बाद मेरे ऊपर एक छोटे पत्थर से हमला हुआ। मेरी पीठ पर जोरदार पत्थर टकराया। ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन ये उसी ने किया था। मैं उसके बावजूद भागा नहीं और मैंने कहा, देखो मैं डरने वाला नहीं, तुम मुझ पर वार मत करो, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मैं कोई तांत्रिक जादूगर नहीं हूँ, बात करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो ईंटें थी वो हिलने लगी, ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। वो मुझे डराना चाहता था और मैंने कहा, देखो मुझे पता है तुम यहाँ पर हो और तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम भूत हो, ये मैं मानता हूँ, तो डराओ मत, सामने आओ, मुझसे बात करो। फिर वो मेरे सामने आया। सफ़ेद धुएं का आकार बना था और उसने कहा, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे? मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? उसने कहा, मेरे लिए? मेरे लिए तुम क्यों आए हो? मैंने कहा, मेरी एक मदद कर दो, वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की मैं बार बार यहाँ पर आऊँगा और उसके बाद हो सकता है तुम्हें दूर करने की कोशिश करूँ। उसने मुझे धमकाया कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। उसने मेरा गला पकड़ा, दबाना चाहा। मैंने कहा, मेरा छोटा काम कर दो, देखो मैं तुमसे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता। उसने कहा, काम क्या है? मैंने कहा, इस बोतल में कुछ है, तुम मुझे निकाल कर दो। मैं इस बोतल से उस चीज़ को निकाल नहीं सकता। वो कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, वो एक रहस्यमय काली शक्ति है। उसने कहा, पागल तो नहीं बना रहे? कांच की बोतल है, तोड़ दो, वो चीज़ बाहर आ जाएगी। मैंने कहा, नहीं, ये काम तुम्हें करना होगा।
उसने कहा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और फिर मैंने कहा, देखो वो ऑटो जो उस तरफ है, तुम्हें कोई नजर आ रहा है उसमें? उसमें एक डायन है। वो डायन मेरे साथ है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो उसका काम नहीं होगा। अगर उसका काम नहीं हुआ फिर वो यहां पर आएगी और तुम्हें दर्द देगी। और तुम्हें पता है ना भूत को एक डायन कैसे मारती है। वो घबरा गया, फिर कहने लगा, ठीक है, इस बोतल में निकालता हूं। मेरे सामने वो धुआं बनकर बोतल में गया। मैंने लगा दिया ढक्कन। चालाकी से मैंने उसे फंसाया और उसके बाद मैं नीचे आया और उस डायन को कहा, ये लो बोतल, मेरा काम खत्म। उसने कहा, काम खत्म नहीं, एक छोटा काम जो जरूरी है। सब कुछ इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं तभी कर पाऊंगी जब जो लेकर आया है वो मेरा काम करे। तुम दूर चले गए तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी? मैंने कहा, ये सौदे में नहीं था, तुम वादे से मुकर रही हो। उसने कहा, मैं वादे से नहीं मुकर रही, काम सिर्फ उस फाइल में ही नहीं था, और काम भी था जो मैं तुम्हें बाद में बताती। वादा नहीं तोड़ रही हूं, कुछ नहीं करूंगी तुम्हें, चलो मेरे साथ। वो मुझे ऑटो में एक ऐसी जगह लेकर गई, शहर से बहुत दूर। दिन के वक्त ऑटो चलाया मैंने इतनी दूर जाने के लिए, और वो धूप में खड़ी हो सकती थी। फिर जंगलों में एक खास जगह तालाब के पास। उसने कहा, रखो सामान। मैंने ज़मीन पर रखा। फिर वो सामने खड़ी हो गई और तब उसने बताया, तुम्हें पता है ये सारे सामान का मैं क्या करने वाली थी? एक डायन के लिए कुछ खास चीज़ें होती हैं। डायन साधनाओं की कई कड़ियाँ, और मैं इस कड़ी पर पहुंची हूँ। मैं बता नहीं सकती, ये एक गुप्त रहस्य है, लेकिन वो काम अब करूँगी ताकि मुझे एक और ताकत मिले। और इसके लिए तुम्हारा खून ज़रूरी है। जिसने ये चीज़ें इकट्ठी की हों उसका खून ज़रूरी होता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा मैं बुरा फंसा, लेकिन मेरी बाजू पर वो काला धागा था। मैंने उस धागे को हाथ में पकड़ा, ये देखने के लिए कि टूटा तो नहीं, और सामने से वो कहने लगी, धागा मैं बदल चुकी हूँ, तुम्हें पता तक नहीं लगा। इतने समय से यही तो काम किया मैंने। यह धागा कुछ नहीं करेगा, ये देखो। चुटकी बजाई उसने और मेरे हाथ में एक कच्चा सा धागा रह गया जो राख में बदल गया। फिर मैं थर थर कांप रहा, हाथ जोड़े मैंने, घुटनों पर आ गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और उसने कहा, खून तो जरूरी है, तुम्हारा खून तो जरूरी है, ये साधना पूर्ण नहीं होगी, तुम्हारा खून तो जरूरी है। मैं घुटनों पर आ गया, माफ कर दो मुझे। उसने कहा, चोरी करते वक्त नहीं सोचा था तुमने? बुरी आदत है तुम्हें, चोरी करते हो, हेरा फेरी करते हो, और तुम्हें ऐसा लगा इसकी सजा नहीं मिलेगी। मैंने कहा, गलती हो गई, बचपन से चोरियां की मैंने, फिर मैं हेरा फेरी करने लगा, मुझे लगा इसे चोरी नहीं कहते। अब महसूस हो रहा है जो गलत है वो गलत है, ईमानदारी में ही रहना चाहिए हमें। वो कहने लगी, अब देर हो गई, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। हाथ में उसके चाकू था। मैंने भागने की कोशिश की, जमीन में अपने आप खड्डे बने और मेरे पैर जमीन में धंस गए। मैंने हाथों से धक्का देने की कोशिश की, खुद को घसीटने की कोशिश की, तो हाथ भी धंस गए जैसे कोई दलदल हो। फिर मेरी पीठ पर आकर बैठ गई वो और कहने लगी, खून जरूरी है। जिसके बाद उसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा था और नीचे एक सफेद कागज। चाकू गर्दन पर, और मुझे लगा बस मेरा अंत है। लेकिन उसने चाकू मेरी गर्दन पर घुमाया, गर्दन नहीं काटी, कान के पास एक छोटे से हिस्से में चाकू से छेद किया। एक बूंद खून की उस कागज पर गिरी और उसके बाद मेरे हाथ और पैर मिट्टी से बाहर आ गए और उसने कागज उठाया
और कहने लगी, मुझे तुम्हारा खून चाहिए था। मैंने ये थोड़े ना कहा कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मतलब एक जैसे नहीं है, शब्द एक जैसे हैं। खून की एक बूंद से भी काम चल सकता है। अब तुम आज़ाद हो, तुमने ये काम पूर्ण किया। और याद रखना, चोरी चकारी और हेरा फेरी दोबारा मत करना। क्या पता तुमसे कोई इससे भी ज़्यादा बड़ी गलती हो जाए। जो तुम्हारे ऑटो में बैठा है वो मुझसे ज़्यादा खतरनाक हो। वो साधना करने लगी थी और मुझे उसने जाने के लिए कह दिया था। उसके शरीर को आग लग चुकी थी। वो मेरे सामने जल रही थी। कोई भी इंसान आग में जल रहा हो, उसकी चीखें निकलेंगी, उसे दर्द होगा, लेकिन वो हंस रही थी क्योंकि उसकी साधना पूर्ण हो रही थी। मैं वहां से भाग निकला। मैं ये देख नहीं सकता था। ऑटो लेकर घर आया। डर था मुझे वो मेरा पीछा करेगी, लेकिन मुझे उसके बाद वो कभी नजर नहीं आई। वादा किया था उसने, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मुझे मारेगी नहीं, और उसने वो वादा निभाया। मैंने दोबारा कभी चोरी चकारी नहीं की। हेरा फेरी से आज भी डरता हूं। मुझे डर इस चीज का नहीं कि गलती होने पर मैं जेल जा सकता हूं। मुझे डर इस चीज का है कि गलती होने पर मैं ऊपर जा सकता हूं। मैंने डायनों के बारे में पता लगाने की जितनी भी कोशिश की, वो जो काम कर रही थी उसकी जानकारी कभी ढूंढ नहीं पाया। डायनों की गुप्त संस्था होती है। कोई जान नहीं सकता वो क्या करती हैं और कैसे करती हैं, और आपको सिर्फ कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, मेरी आप बीती है।